हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले क्लास में मैंने संविधान के 2 भाग के बारे में पढ़ा दिया है। भाग 1 राज्य संघ और उसके क्षेत्र और भाग 2 नागरिकता। आज हम भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आर्टिकल 12 से 35 तक होता है। ठीक है। मूल अधिकार में पहले 7 भाग थे, लेकिन एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा और उसे आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। तो हम मूल अधिकार में भाग 6 को ही पढ़ेंगे। और मैंने मूल अधिकार को मैं चाह रहा था कि मैं एक वीडियो में ही कवर करूं, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं मूल अधिकार को 2 भाग में बांटूंगा। एक वीडियो जो कि मैं आज डालूंगा और बाकी जो बच जाएगा मैं वो अगले बार डालूंगा, अगला जो वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 में परिभाषा है मूल अधिकार का, और आर्टिकल 13 में यानी कि अनुच्छेद 13 में ये साफ साफ लिखा गया है कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार को ठेस पहुंचा या मूल अधिकार का उल्लंघन करे। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा गया है कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे। ठीक है, तो पहले हम लोग भाग के बारे में पढ़ते हैं। पहले आता है समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 में है विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता मतलब कि कानून की नजर में सब बराबर है। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है कानून की नजर में सब बराबर, ये व्यवस्था ब्रिटेन से लाई गई थी, मगर कानून संरक्षण की जो व्यवस्था है वो अमेरिका से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी? अमेरिका से लाई गई थी। कानून की नजर में सब बराबर है, ये कहां से? ब्रिटेन से। और कानून से संरक्षण की व्यवस्था कहां से लाई गई थी? अमेरिका से लाई गई थी। आर्टिकल 15 में क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पे भी भेद, मतलब किसी के जाति, धर्म और जन्म स्थान से आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में है। और आर्टिकल 16 में है लोक निर्वाचन की में समानता, मतलब सरकारी जो नौकरी होती है उसमें समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 16 में किसमें? लोक नियोजन, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें समानता की बात कही गई है। और आर्टिकल 16 में ही पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 16 में। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में छुआछूत के अंत के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, यानी जितने भी उपाधियां थे पहले उनका अंत किया गया है या उनकी बात की गई है। मगर सरकार जो आपको उपाधि देती है, जैसे भारत रत्न हो गया, खेल रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सारे उपाधियां आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं विदेश में रह रहे हैं या विदेश में गए हैं और आप भारत के नागरिक हैं और तब विदेश से किसी दूसरे देश से आपको उपाधि मिलती है, लेकिन अगर वो उपाधि आप रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते। किसमें है? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। अब भाग 2 में आता है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 से 22 तक है। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता की आजादी है, कहीं भी जमीन लेने की आजादी है, कहीं भी आप नौकरी करने की आजादी है, और जो प्रेस को जो आजादी मिलती है वो अभिव्यक्ति की आजादी ही होती है।
अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ही प्रेस की आजादी आती है। जो प्रेस जो दिखाते हैं, प्रेस जो काम करती है या प्रेस जो बोलती है, वो आजादी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ही आती है। किसमें? आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 20 में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। पहला, एक गलती, कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है या कोई गुनाह करता है या कोई कानूनी अपराध करता है तो एक गलती के लिए उसको एक ही बार सजा मिल सकती है, उसको बार बार सजा नहीं मिल सकती है। और दूसरे में क्या है? सजा उसी समय के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि पहले और बाद। और जब कोई व्यक्ति मान लो क्राइम कर दिया तो उसको जो सजा दी जाएगी, मान लो आज कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो जो आज प्रेजेंट में जो कानून चल रहा है उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, ना कि इससे पहले जो कानून था उसके हिसाब से और ना इसके बाद। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी का पर्स चुराया है, ठीक है, और उसको सजा सरकार को उसको सजा देनी है, तो जो अभी जिस टाइम उसने वो पर्स चुराया है या जो कानूनी अपराध किया है उसी टाइम उसको सजा दी जाएगी। मान लो पर्स चुराने की सजा प्रेजेंट में है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 दिन, तो अगर इससे पहले 50 दिन थी तो उसके हिसाब से उसको सजा नहीं दी जाएगी। और मान लो वो आज पर्स चुराया है और अभी जेल में ही है और 1 महीना बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद कानून बदल जाएगा तो उसके हिसाब से उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो क्या कहा गया इसमें कि सजा उसी कानून के साथ दिया जाएगा जो उस समय है, ना कि उससे पहले के, ना उससे के बाद के। और तीसरा क्या है? सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण। अगर सजा भी हो गई किसी कैदी को या किसी गुनहगार को तो उसकी संरक्षण की बात कही गई है इसमें आर्टिकल 20 में। ठीक है, 3 प्रकार की, एक गलती की एक ही सजा और सजा जो उसको मिलेगी वो उसी समय के कानून के हिसाब से मिलेगी और उसके संरक्षण की बात कही गई है। और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही जो आप चालान कटता है, हेलमेट आप नहीं पहनते हो तो रोडों पर, या जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है, तो ये सब का जो चालान कटता है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर ही आता है। ठीक है। और आर्टिकल 20 एक पॉइंट है, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता। किसको? आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 21 में क्या, अनुच्छेद 21 के क में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। ये पहले इसमें नहीं था, आर्टिकल 21 का क इसमें पहले नहीं था। इसमें इसको क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया 21 के क को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। पहला क्या है कि 24 घंटों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता और आवागमन का जो समय है वो नहीं जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वतंत्रता है, उसकी बात कही गई है 3 प्रकार की। पहला कि अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं जिसने क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको 24 घंटे के अंदर हमको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा सहशरीर। ऐसा नहीं है कि उसको मार के हम करेंगे प्रस्तुत, नहीं, सहशरीर उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और जो आवागमन का जो टाइम है, कोर्ट में ले जाने का टाइम या फिर कहीं और से पकड़कर पुलिस थाने में ले जाने का टाइम, वो काउंट नहीं किया जाएगा। कितने जो होते हैं पुलिस अफसर इसका मिसयूज भी करते हैं कि मान लो वो उन्होंने सैटरडे को पकड़ लिया तो संडे को ऑब्वियसली छुट्टी होता है न्यायालय में, तो टॉर्चर करते हैं और क्या। ठीक है। और तीसरा क्या है, जो व्यक्ति गिरफ्तार है वो अपने मन पसंद वकील को रख सकता है या मांग कर सकता है कि हाँ नहीं, मैं अपना मनपसंद वकील रखना चाहता हूं। अच्छा है, अगर मनपसंद वकील खोज रहा है और वो नहीं मिला तो फिर सरकारी वकील उसकी हेल्प करेगी। ठीक है। तीसरा जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 जिसमें आता है। ठीक है।
आर्टिकल 23 में क्या है, बलात् श्रम पर रोक या बेगारी, मतलब बाल श्रम आप नहीं करवा सकते हैं और ना उससे बेगारी काम करवा सकते हैं। अब बाल श्रम जो बच्चों को आप किसी काम में नहीं लगा सकते हैं, जबकि आप अपने आसपास देख सकते हैं ये सारी चीजें होती आ रही है। सरकार को इस पे कुछ काम करना चाहिए और इस पे रोक लगाना चाहिए। और बेगारी, किसी मजदूर को आप बेगारी मुफ्त में काम नहीं करा सकते हैं कि आप काम करा लिए आप उसको पैसा नहीं देंगे, ये सब आप नहीं करा सकते हैं। तो बेगारी काम नहीं करा सकते हैं और बाल श्रम बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कारखानों या किसी खतरनाक इंडस्ट्री में काम नहीं करा सकते, खतरनाक काम नहीं करा सकते। जैसे कि पटाखे बनाने के कारखाने, उन सब में आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकते। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आर्टिकल का 25 से 28 तक है। इसमें अंतःकरण की चर्चा है। अंतःकरण की चर्चा मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें आर्टिकल 25 अंतःकरण की चर्चा मतलब, इसका मतलब कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। जैसे कि जिसके अंतर्गत मुस्लिम लोग जो दाढ़ी रखते हैं या हिंदू लोग जो टीका रखते हैं या फिर जो पंजाबी लोग कृपान यानी तलवार रखते हैं, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी अंतःकरण स्वतंत्रता में ही आता है, जो कि आर्टिकल 25 में दिया गया है। और आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता यानी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, रोड पे नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता इसी में आती है। कीर्तन जागरण ये सब करने की स्वतंत्रता सामूहिक स्वतंत्रता में ही आती है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि ईद के मौसम पे क्या होता है, नमाज पढ़ते हैं रोड पे, या दशहरा के मौसम में या सत्य पूजा के मौसम में रोड पे सब जुलूस निकलता है। ये सब चीज धार्मिक स्वतंत्रता यानी सामूहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, जो कि आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 27 में क्या है, धार्मिक कार्य पर रखा जो धन होता है, जो धार्मिक कार्य के लिए जो रखा धन है उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मंदिर में जो धन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, काफी लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। जैसे कि किसी के पास एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा है तो वो किसी मंदिर से या फिर ऐसी जगहों से जो ऐसा काम करते हैं उसे संपर्क करेंगे और क्या करेंगे कि कुछ पैसा उनको देंगे और कुछ पैसा खुद रखेंगे। तो क्योंकि उन पर टैक्स लगता नहीं है मंदिर के पैसों पे, तो उनका पैसा क्या होगा, सेफ रहेगा। ठीक है, भाग 5 में क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण। भाग 5 में क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 19 और 30 तक है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण, मतलब उनके हित के लिए संरक्षण। अगर किसी संस्थान में कोई अल्पसंख्यक जाता है, जैसे मान लो जहाँ कोई बहुसंख्यक जगह है जहाँ हिंदू रहते हैं और यहाँ बौद्ध धर्म वाले चल गए, कोई बौद्ध धर्म का चला गया नीले कपड़ा पहनकर, तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, उसको भेदभाव नहीं कर सकते कि नहीं हम तुमको पढ़ा नहीं सकते हैं या तुम्हारा एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। किसके अनुसार, आर्टिकल 29 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। इसमें क्या क्या गया कि अगर अल्पसंख्यक जो होते हैं वो बहुसंख्यक के बीच में नहीं पढ़ाना चाहते हैं या उनके बीच में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अगर मान लो कि 100 बच्चा ग्रुप है, उसमें कोई अल्पसंख्यक चल गया, मान लो बौद्ध धर्म वाला चल गया, बाल पूरा, जिसका बाल पूरा सेव कर और भगवा वस्त्र पहनकर चला गया, तो उसको भी अनकंफर्टेबल लगेगा। तो अगर उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है और वहां पढ़ना नहीं चाह रहा है तो क्या कर सकता है, वो अपना एक धार्मिक स्थल या संस्थान खोल सकता है। ठीक है, और जिसका पैसा कौन देगी, सरकार उन्हें देगी। और एक बात, हाँ, जो संस्कृत लैंग्वेज होता है और जो उर्दू लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो लैंग्वेज है ना कि शिक्षा है। जैसे कि स्कूलों में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, सरकारी स्कूल में जो सरकारी धन से चलता है, जो संस्कृत जो लैंग्वेज है, जो संस्कृत पढ़ाया जाता है वो लैंग्वेज है ना कि शिक्षा है। और क्या,
और जो उर्दू है जो मदरसा में पढ़ाया जाता है वो भी लैंग्वेज है ना कि शिक्षा है, तो वो आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करता है। किसका? आर्टिकल 28 का। समझ में आया? आर्टिकल 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसमें है? आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है कि सरकारी धन से जो संस्थान चल रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे सरकारी स्कूल हो गए, मदरसे हो गए, तो जो स्कूल में संस्कृत पढ़ाया जाता है वो संस्कृत लैंग्वेज है, ना कि संस्कृत धार्मिक शिक्षा है। वैसे ही मदरसा में जो उर्दू पढ़ाया जाता है वो उर्दू लैंग्वेज है, ना कि धार्मिक शिक्षा है। तो वो आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं कर रही है। और एक नोट है, नोट पॉइंट इसको ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 31। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो कि पहले मूल अधिकार था। आर्टिकल जो 31 है इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई जो कि पहले मूल अधिकार था, किंतु 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसे क्या कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। पर इसको आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। और हाँ, जो ये आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है। इसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है, लेकिन ये जो है ये पौत्रिक संपत्ति के बारे में बोल रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारे आर्टिकल्स थे संविधान से रिलेटेड, एक एक करके हम लोग रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है, परिभाषा 13 में क्या है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे। भाग 1 में क्या है, समता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक आता है। पहला, विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान है। यह कानून कहां से? ब्रिटेन से। जबकि कानून सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो कानून कहां से? अमेरिका से। अनुच्छेद 15 में क्या है कि जाति धर्म स्थान, जाति धर्म लिंग के वजह से आप किसी भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या है, सरकारी नौकरी में समानता, और इसमें क्या कही गई है, पिछड़ों को आरक्षण देने की चर्चा की गई है आर्टिकल 16 में। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। मगर सरकार जो उपाधि देती है जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सारे उपाधि जो हो गए हैं ये आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको विदेश से कोई उपाधि मिली है, अगर उसको आप रखना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे अधिकार लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे तब तक आप विदेशी कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं। और दूसरा भाग में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक आता है। उसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जमीन लेने की स्वतंत्रता, एकत्रित रूप से सभा करने की स्वतंत्रता, और प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आती है। अनुच्छेद 20 में क्या है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक, गलती के लिए एक ही सजा, सजा उसी समय कानून के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि पहले और बाद का। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी के अंडर जो चलान कटता है या जो बिना हेलमेट के जो चलान कटता है, जो धुआं वाली जो गाड़ी धुआं देती है, पोल्यूशन फैलाती है, जो चलान कटता है, इसी के अंतर्गत आता है। और 20 और 21 ऐसा कानून है जो आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 20 और 21। अनुच्छेद 21 के क में क्या कहा गया है कि 14 से 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है, जिस 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में क्या गया है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई जो कि गिरफ्तारी संरक्षित संबंधित है। पहला, 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा क्या है, गिरफ्तार करने जो वाले व्यक्ति है उनको क्या कारण बताना पड़ता है या फिर पूछने की स्वतंत्रता। तीसरा में क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति अपने मनपसंद का वकील रख सकता है। भाग 3 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23-24 तक आता है। 23 में क्या है, बाल श्रम पर रोक या बेगारी पर रोक, मतलब बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, बंधुआ मजदूर नहीं करा सकते हैं, जैसे कि बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, और अब मुफ्त में काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं कराते, जैसे कि
कारखानों में नहीं करा सकते हैं या पटाखे उद्योग में नहीं करा सकते हैं। भाग 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 है। 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई, जैसे कि उसी के हिसाब से पंजाबियों को किरपान, मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टीका रखने का अधिकार दिया गया है। और 26 में क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। 27 में क्या है, धार्मिक कार्य में जो धन रखा गया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या कहा गया है, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। और भाग 5 में क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से 30 तक आता है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण, आर्टिकल 29। मतलब कि अगर आपके संस्थान में या फिर कहीं भी कॉलेज स्कूल कहीं भी कोई अल्पसंख्यक जा रहा है जिसका वेशभूषा या कपड़ा रहन सहन अलग है, तो उसको आप वहां से हटा नहीं सकते हैं और ऐसा नहीं बोल सकते कि हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं। और 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और यहाँ पढ़ना नहीं चाहते या ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, तो वो अपना खुद का संस्थान खोल सकते हैं और सरकार उन्हें पैसा देगी। ठीक है। और नोट क्या, आर्टिकल 31, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो पहले मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300 के क्रम में जोड़ दिया गया। और एक क्या है, इसमें आर्टिकल 31 में पौत्रिक संपत्ति की बात कही गई है, जबकि आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 19 में अर्जित संपत्ति की बात कही गई है। तो ये मूल अधिकार मैंने इतना कवर कर दिया है। बाकी का जो बच गया है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा काफी हद तक। तो मिलते हैं अगली बार और ट्राई करेंगे कि इजी से इजी लैंग्वेज में हम लोग जितना हो सके उतना कवर करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ने जाइएगा तो ये काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप ट्राई कर सकते हैं बुक से पढ़कर। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे से ही आप पढ़िए, लेकिन आप बुक से पढ़कर भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा आसान शब्दों में इसको लिखने का प्रयास किया है या कोशिश किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली बार जो आर्टिकल बच गए हैं अगले वीडियो में उनको कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।